बीपीएससी जूनियर का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सभी 40 सवालों में लगभग 4 से 5 सवाल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कनेक्टिविटी होती है और अक्सर आपको इनके सवालों में कंफ्यूजन भी होती है। इन सवाल के पैटर्न्स को समझना बहुत जरूरी है। इसके पहली चीज तो उन सवालों को जानना जरूरी है जो सवाल आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं जो 1.0, 2.0, 3.0 के दोनों एग्जाम से रिलेटेड उन सवालों के सिलेक्शंस को आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, उनके सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कर रहा हूं, जिससे कि हम इसकी पढ़ाई को भी उस आधार पर लेकर जाएं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के किस सेक्शन को किस आधार पर हमको पढ़ना है। पहली चीज तो आप सवालों को देखिए, उनके करने के तरीके को देखिए, फिर आप मुझे बताइए कि आपको ये आता है कि नहीं आता है, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। दोनों चीजें जब हम हमसे आप कंफर्म करेंगे, बताएंगे, तब हम आपको इसका एक सिलेक्टेड टॉपिक, एक प्रॉपर क्लास और वो टॉपिक, वो पूरा कंबाइंड इफर्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो सब लोग तेजी के साथ इस सेशन को देखें, सुने, समझें और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको लेकर चलता हूं बीपीएससी जूनियर के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पहले सवाल पर। पहला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा। दो रेखाएं हैं, 2i इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है और 4y इज इक्वल टू kx प्लस 11 है। एक दूसरे के समांतर हैं, समांतर का मतलब पैरेलल है, तो k का मान आपको पता करना है। दो बातें दिमाग में रखिएगा। अगर दो रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर अगर 0 है, ये दो रेखाएं पैरेलल तभी होंगी, जैसे हम इस रेखा का नाम सपोज करिए हमने a रखा है और इस रेखा का नाम मैंने b रखा है, ये अगर एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो प्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होगा। ये तभी पॉसिबल है जब m1 इज इक्वल टू m2 होगा। अब आप कहोगे सर m1 m2 क्या है? m1 m2 का मतलब होता है उनकी प्रवणताएं बराबर है। अब कहां से प्रवणता निकलेगी, उसके लिए लाइन के इस फॉर्मेट को समझना जरूरी है जो y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। जो हमारी पहली लाइन है जिसको हमने a से प्रेजेंट किया है, उसकी बात अगर हम लोग करें तो लिखा कितना, देखिए हम पहले समीकरण की बात कर रहे हैं जो लिखा है 2i इज इक्वल टू 3x प्लस 5। तो मुझे केवल सेपरेट y करना है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 x प्लस 5/2, क्योंकि दो से दोनों को भाग दिया जाएगा। दरअसल हमारी प्रवणता कौन होती है? जो x का गुणांक होता है। इस समीकरण में m1 का मान आपका 3/2 हो जाएगा। दूसरी तरफ हम समीकरण b के पास जाते हैं। समीकरण b आपका दिया है 4y इज इक्वल टू kx प्लस 11, kx प्लस 11। अब हम लोग को अगर y का मान निकालना है, क्योंकि हमें y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखना है, तो हम लिखेंगे k/4 x प्लस 11/4। हालांकि इसकी कोई नीड नहीं, कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब नहीं, हमको तो केवल प्रवणता से मतलब है। अब आप कहोगे कि इसका m2 जो हो जाएगा, m2 यहाँ पर x का गुणांक k/4 हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया कि दो रेखाएं अगर समांतर होती हैं तो m1 बराबर हमें m2 करना है। क्या लिखना है? m1 बराबर m2। यमोन का मान कितना है, देखिए आपके पास है 3/2 और m2 का मान k/4 है। 2 दूना 4 होता है, 3 दूना 6, अर्थात k का मान हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6, जो कि ऑप्शन नंबर आपके पास बी में है। दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, उनकी प्रवणताएं इक्वल है। प्रवणताओं के लिए सरल रेखा को y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखना मस्ट है और उसी आधार पर हम प्लानिंग करते हैं। हम दूसरे सवाल पर आपको लेके चलते हैं। लिखा क्या, ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि एक बिंदु है जो 5,6 है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, से गुजरने वाली एक रेखा है जो कि 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 4x के समांतर रेखा का समीकरण आपको बताना है। देखिए दो बातें कंफर्म हुई। एक तो हमको एक रेखा बतानी है जिस रेखा को हमने पाया कि वह 5,6 से गुजर रही है। दूसरी तरफ हमने कहा जो अपनी लाइन जिसका आप इक्वेशन बनाना चाहते हैं, ये पैरेलल है किसके, पता है? इस लाइन के। किस लाइन के? 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 4x। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि दो रेखाएं अगर समांतर होती है, दो रेखाएं समांतर होती हैं तो इनकी प्रवणताएं इक्वल होती हैं। मतलब जो प्रवणता इसकी होगी वही प्रवणता इसकी होगी। अब आपको प्रवणता की जरूरत क्यों पड़ रही है, स्लोप की रिक्वायरमेंट क्यों हो रही है? क्योंकि अभी अभी मैंने इसके पहले वाले में बताया है, किसी इक्वेशन को पता करने के लिए सरल रेखा का हमें जरूरत है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट। अगर हमें प्रवणता आप दे दो तो हम निकाल सकते हैं, बट इससे हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। हम अगर किसी इक्वेशन में एक पॉइंट पा जाए कि x और y, या हम कह सकते हैं कि x1 y1 एक पॉइंट है, और हमें साथ साथ अगर उसकी प्रवणता पता चल जाए तो दोनों के आधार पर हम लिख सकते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। इसके आधार पर हम उस रेखा का समीकरण डिसाइड कर सकते हैं। तो कुल मिला के जब अपने पास x1 भी है y1 भी है तो प्रॉब्लम केवल m की है, और m वही होगा जो इसकी प्रवणता होगी, जो इसका स्लोप होगा। अब इसका भी स्लोप निकालने में क्या ही दिक्कत है, अगर पीछे हम निकाल कर आए हैं तो यहाँ भी देखिए कैसे किया जाएगा।
हमको y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। y इक्वल टू, देखिए यहाँ पर है क्या, आपको दिया है 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 4x। हम 3y इज इक्वल टू लिखते हैं 4x प्लस 5, तो उस कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, बस y इक्वल टू आप 4/3x लिख दीजिए। हालांकि लिखने को प्रेजेंटेशन में 5/4 लिख सकते हैं, प्रवणता 4/3 है। हमारे जो समीकरण की हमें आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, जिसका हम पता करने जा रहे हैं, उसकी प्रवणता हमारे पास 4/3 आ चुकी है। अब 4/3 आ चुकी है, समीकरण पर जाइए, y माइनस y1 की जगह पर 6, m की जगह पर 4/3 और x माइनस x1 की जगह पर आपको लिखना होगा 5। प्रॉपर समीकरण का रूप दीजिए, देखिए कैसे बनता है, 3 जाएगा, 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 4x माइनस 4 5 20। देखिए इसका पैटर्न समझिए, इसमें कहाँ कैसे मैच कर रहा है, एक तरफ ले जाइए, हम लिख सकते हैं 4x, इसको इधर लाएं माइनस 3y माइनस 20 आपके पास है, प्लस 18 आएगा। मतलब हम इस इक्वेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं क्या, 4x माइनस 3y माइनस टू इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन देखिए कहीं पर मैच कर रहा है, या हम -2 के उधर लेकर जाएं तो +2 हो जाएगा। अर्थात मैं लिख सकता हूं 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर या ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन होगा। तो ऐसे सवालों को आप दिमाग में सेट करिए, ऐसे सवालों पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर करिए, कॉन्फिडेंस लाइए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, यहां पर फिर उसी टाइप का अप्रोच मैं आपको बताता हूं, जिसमें इन दो रेखाओं की एक दूसरे के लंबवत होने की बात की गई है। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है, जैसे अभी पीछे हम पढ़कर आए हैं, दो इक्वेशन, अगर एक ए है दूसरा बी है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो सिंबल ये होता है। और तभी ये पॉसिबल है जब m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 हो जाए। दोनों रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल अगर -1 के बराबर है, तभी दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। अगर रेखा मेरे पास एक y इक्वल टू, देखिए हमने प्रेजेंट किया a का मान y इक्वल टू x प्लस 15, ये सरल रेखा पहली है। दूसरी रेखा देखिए आपके पास क्या लिखा है, 4y इक्वल टू kx प्लस 11। ये तभी पॉसिबल है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना, एक दूसरे के लंबवत होना, जब इनकी प्रवणताओं का गुणनफल m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 हो जाए। देखिए कैसे करेंगे, यहां से स्लोप कितना होगा कंफर्म करिए, तो ऑलरेडी y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में है। मतलब जो x का गुणांक है जिसमें कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, ये हो जाएगा m1 इक्वल टू 1। यहां से अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये हमारे पास, अगर हम y का रूप इसको दें तो 4 से भाग करना पड़ेगा, k/4 होगा इंटू x प्लस 11/4 करेंगे। मतलब हम x का गुणांक यहाँ पर कितना पा रहे हैं, k/4, अर्थात इसकी प्रवणता m2 कितनी हो जाएगी, k/4। मतलब दोनों की प्रवणताएं कंफर्म हो चुकी हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं। तो ये वाला जो फॉर्मेट हमने लिखा है इसको अप्लाई करिए, m1 की जगह 1, m2 की जगह k/4 गुड़े k/4 इक्वल टू आपको लिखना होगा -1। तो k इक्वल टू हम लोग -4 प्रेजेंट कर सकते हैं। क्या -4 ऑप्शन में, बिल्कुल है। कौन से ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में है। तो k इक्वल टू -4 इस क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन माना जाएगा। एग्जैक्टली एकदम आपके सामने राइट सोल्यूशन आपका अवेलेबल है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए क्या है। उसी पैटर्न पर हम दो सवालों का ये जो कॉम्बिनेशन है, दोनों के हिसाब से हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। उस रेखा का समीकरण, फिर से आपको उसी तरह से समीकरण बताना है, जो x अक्ष को 5 पर काटती है। मतलब एक लाइन है जो x अक्ष है, देखिए ऐसे x अक्ष है, यहाँ पर एक बिंदु 5 है, यहाँ पर वह काटती है। लेकिन साथ साथ एक और बात उसने हमसे कहा, उस रेखा का समीकरण बताना जो x अक्ष को बिंदु 5 पर काटती है और वह y इक्वल टू 2x प्लस 3 पर एक लंब है। एक और समीकरण है, देखिए जैसे हमने कहा कि यह लाइन ऐसे गई है, यह एक y इक्वल टू 2x प्लस 3 थी, ऐसी कोई लाइन थी, y इक्वल टू 2x प्लस 3 थी, उस पर क्या थी बताइए, लंब थी। तो अभी जैसे हमें उस रेखा का एक कोऑर्डिनेट कंफर्म हो गया, क्योंकि उसने x अक्ष पर इसको 5 पर काटा है, तो 5,0 यही लाइन है जिसको हम पता करना चाहते हैं। इसी का इक्वेशन हमको डिसाइड करना है। इसका एक कोऑर्डिनेट कंफर्म हो चुका है 5,0, मतलब x1 आपके पास 5 है और x2 आपके पास 0 है। जैसे पीछे था वहां पे डायरेक्ट कोऑर्डिनेट था, यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंफर्म नहीं था। लेकिन अगर वह x अक्ष के किसी एक बिंदु पर काटती है तो y का मान वहां पर 0 होगा, 5,0 हम लोग लिख सकते हैं। अब सवाल में हमने अभी अभी डिस्कस किया, देखिए हमें इसका भी इक्वेशन पता करने के लिए वही चाहिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। फिर आप कहोगे सर हमें x1 पता है, हमें x2 पता है, तो प्रॉब्लम क्या है, हमें m नहीं पता है। जो m वही होगा जो इसका होगा, इसका होगा नहीं, तब होता जब समांतर होता। दोनों की, जैसे हम लोग जानते हैं कि रेखाएं अगर परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, तो दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 के इक्वल होना चाहिए।
तो इसकी प्रवणता होगी कितनी? इसकी प्रवणता होगी 2, करेक्ट है, अगर इसको m1 कह दीजिए। इसकी प्रवणता हमने m2 माना, हमने आपसे कहा कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 कर दीजिए। तो m1 की जगह पर हमने लिखा 2 और m2 को हमने अभी नहीं कंफर्म था हमें -1 किया, अर्थात m2 इज इक्वल टू, अर्थात जो हमने लाइन यहाँ पर प्लान किया है इसकी प्रवणता -1/2 हो गया। अब आइए हम लोग इसको डिसाइड करते हैं कैसे बनेगा। y माइनस y1 की जगह पर हम लिख देते, देखिए यहाँ पर क्या x1 है y1 है, करेक्ट है। y माइनस y1 बराबर m की जगह पर देखिए अपने पास कितना आया, -1/2 आया है। x माइनस x1 की जगह पर आप देखिए क्या है, 5 है। पुट कर दीजिए, इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा 2i, क्योंकि जीरो से घटाने की कोई सेंस तो है नहीं, बराबर -x प्लस 5 है। एक साइड डिसाइड कर दी, क्या लिख सकते हैं, देखिए उसको उधर ले जाएं, x प्लस 2i इज इक्वल टू 5 है। तो x प्लस 2i इज इक्वल टू 5 अगर आपने देखा तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये हमने दो ऐसे पैटर्न्स आपको डिसाइड करके दिए जिसमें रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल थी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी, उसके साथ साथ उनके इक्वेशंस के बनने का फॉर्मेट था। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा यह पैटर्न, यह अप्रोच, और इस पैटर्न, इस अप्रोच को बिल्कुल दिमाग में रखिए और समझिए और मुझे अपडेट करिए कि आपको यह समझ में आया कि नहीं, या आता था कि नहीं आता था, जरूर बताइए। फिर हमारी बेसिक क्लासेस को देखिए जिससे कि हम इस पर पूरा कॉन्सेप्ट दें, एक पूरी थॉट दें और अच्छे से इस टॉपिक को प्रिपेयर कराएं। बाकी मानकर चलता हूं और आप इस बात को स्वीकार करो कि बीपीएससी टीआरई 4.0 जब भी होगा या जब भी इसका पैटर्न आएगा तो जूनियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। आगे हम इसी तरह की क्लासेस और अपडेट्स आपको देते रहेंगे। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच।